बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बाखबर में अहम मौज़ूआत के साथ मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। सबसे पहले प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की नापाक जसारत, जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर रहे हैं। विफाकी काबीना के अरकान ने उस हवाले से हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ किया है और कौमी परचम के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शाया किया है, सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। इन तस्वीर के साथ कौमी परचम से अपनी वालिहाना और बेलौस मोहब्बत के पैगामात भी जो है वो जारी किए गए हैं और इस मुहिम को आगे लेकर चलने के अज़्म का इयादा भी किया गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम इससे बात करेंगे। फिर बात होगी पीका एक्ट के हवाले से जनाब, जिसके तहत ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के हवाले से SRO जारी कर दिए गए हैं। मुझे मेरे एक्सपर्ट पैनलिस्ट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर हम दोनों मौज़ूआत को आगे लेकर चलेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौरसी साहब। लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, सजाद अनवर साहब। आप सब पैनलिस्ट को मैं खुशामदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उस हवाले से। फिर हमने देखा कि उसके बाद विफाकी काबीना ने हुर्मत परचम की मुहिम का आगाज़ किया है। कितना खुशाइंद है ये तहरीक, ये मुहिम? शुक्रिया नाजिया। नाजिया देखें, ये जो पाकिस्तान है ना, ये हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। 10 लाख के करीब जो लोग थे उन्होंने अपनी जानों की शहादत पेश की, जिसके बाद हमने ये मुल्क हासिल किया। तो ये मुल्क और इसका जो परचम है उसकी हमारे लिए इतनी अहमियत है कि हम उसकी हुर्मत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है और ये परचम हमारे पाकिस्तान की पहचान है। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये जर्मनी में भी आया और उसके बाद हमने इंग्लैंड के अंदर भी देखा था कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे थे, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी जो अपनी वालदा को लेके आए थे, कोई पासपोर्ट का कोई इशू था, तो उसने इनकी ऐसी नाराबाजी को सुन के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो वो जो वहाँ पे जो हजूम था उसने उस ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये जो अफगानी वहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्या ये जो जिस परचम के अपना इनका परचम है, क्या ये अफगानिस्तान में जाके लहरा सकते? तालिबान कभी इनको लहराने नहीं देगा। आपके अपने मुल्क में जो अमेरिका ने फौज बिल्ड की थी वो तो तालिबान को शिकस्त नहीं दे सकी, तो आप हम पे क्या गुस्सा निकालते? इसलिए कि हमने आपको यहाँ पे रहने को के लिए रखा, हमने यहाँ पे आपको रखा, हमने सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी, यहाँ पे आपके लोग जो थे वो तालीम हासिल करते रहे, जॉब्स उनको मिलती रही। मेरे साथ खुद कॉलेज में ऐसी लड़कियाँ, मैं पेशावर में थी, अफगानी लड़कियाँ थी हमारे साथ पढ़ती थी, उनको पूरे पूरे मौके मिलते थे तालीम के, पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर, ये दूसरे मुल्कों के अंदर गए और वहाँ पर जाके ये हमारे मुल्क के खिलाफ और हमारे परचम की बेहुरमती करना शुरू हो गए। इनको कम से कम वो एहसान तो याद रखना है जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत बोझ पड़ा था इन महाजरीन की वजह से। इन महाजरीन की वजह से इस पाकिस्तान के अंदर हमारी इकॉनमी बहुत खराब हुई थी। ये जो स्मगलिंग हो रही होती, डॉलर की स्मगलिंग हो रही होती है, ये जो दूसरी स्मगलिंग और बॉर्डर खोला जाता है, इन सब के लिए। और हम इनको तालिबान से बचाया, इनको उस वक्त हमने अपने मुल्क में दिया जब इनको अपने मुल्क के अंदर खतरात थे, और हम इनको अपने मुल्क के अंदर लेके और ये हमें उसका ये सिला दे रहे हैं। शनीला, तो हर फोरम पर पाकिस्तान इनके लिए बोला है, पाकिस्तान इनके लिए बोलता रहा है और पाकिस्तान को ये बदला इन्होंने दे रहे, तो हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारा मुल्क, हमारा परचम हमारे लिए सबसे पहले है। जो हमारे मुल्क की, हमारे परचम की बेहुरमती करेगा वो हमारे लिए काबिल नफरत है और वो हमारे लिए दुश्मनों की तरह है, क्योंकि अपने मुल्क की सालमियत के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। कम से कम मैं नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरा मुल्क और मेरा परचम बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, दफ्तर खारजा ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में आज बताया कि इस हमले पर जर्मन हुकूमत ने इजहार मौजरत भी किया है और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। ये जो वाक़या पेश आया है, यकीनी तौर पर सर ये इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद जहनीत की पैदावार है ना, लेकिन क्या हमें ये भी देखना होगा कि इसके कोई ताने बाने हमारे अपने अंदर इस मुल्क के किसी अजहान से तो नहीं मिलते जो कि सहूलतकारी फराहम कर रहे हों, जो कि उनके साथ मिले हुए हों, एक जैसी सोच के हामिल हों? शुक्रिया नाज़िया। इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि कौमी परचम हमारी पहचान है, हमारे इज़्ज़त की अलामत है, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये हमें ज़रूर समझना है कि फ्रैंकफर्ट में या जैसे अभी बताया लंदन में क्या हुआ। जितनी मैं इस सारे खेल को समझ पाया हूँ, इसके अंदर सिर्फ अफ़गान नहीं है, और अगर कोई पाकिस्तानी एक्टर उसके अंदर मौजूद है तो सिर्फ वो भी नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है। इसकी इब्तिदा मेरे ख़्याल में वहाँ से होती है हिस्टोरिकली, कि अफ़गानिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली ऐसा एलिमेंट मौजूद रहा है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और है, और ये वो लोग हैं जो ड्यूरेंट लाइन से मामलात
बिगाड़ते हैं या पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ ज़ाहिर करते हैं। अब ये किस्सा तो आप यूँ समझे कि 70 बरस 75 बरस पुराना है, लेकिन इसमें नया एलिमेंट अब पैदा हुआ है। उसमें एक एलिमेंट इंडिया है और एक आध कोई और एलिमेंट भी बाहर का मौजूद है। इंडिया क्यों चाहता है कि ये काम होता रहे? अब ये देखें कि हमें ये पता है कि इंडिया वहाँ हॉस्पिटल बनाता है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाता है, फलां फलां। ये किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान ने भी वहाँ हॉस्पिटल बनाए हैं, और एक नहीं बहुत सारे बनाए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरे पूरे डिपार्टमेंट बना के दिए, फैकल्टीज़ बना के दिए, उन्हें चलाने के हम फंडिंग कर रहे हैं, हर साल फंड देते हैं, हॉस्पिटल्स की भी, यूनिवर्सिटीज़ की भी। लेकिन किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं यहाँ पता होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इंडिया ने वहाँ की मीडिया और मीडिया पर्सन्स में अरबों डॉलर की सरमायाकारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो सरमायाकारी है, ये उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की वहाँ खिदमात दिखाई नहीं देती, इंडिया की दिखाई देती हैं। फिर वो नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा है जिसका इजहार कभी हमारे कौंसलेट पर हमले की सूरत में होता है, कभी हमारे कौमी परचम की तौहीन की सूरत में होता है। अब इसका हल क्या है? एक हल तो बहुत सीधा है, अभी शरीला ने जिक्र किया कि टॉलरेट नहीं कर सकते, फिर देखी जाएगी। दूसरा हल ये है कि हम अपनी जो कॉमनैलिटीज़ हैं इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ, उनको गिने और एडवर्सरीज़ को गिने। इख्तिलाफात क्या हैं? ड्यूरल लाइन। ड्यूरल लाइन की जितना मेरा मुताला है, ड्यूरल लाइन का मसला वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं, कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पर नहीं गए, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि वो केस प्रूव ही नहीं कर सकते इस पर ना। केस को यानी आप केस प्रूव तो, मुकदमा तो बाद में चलना है ना, पहले इस्टेब्लिश करना है, इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। तो वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का मसला, हम इसको इग्नोर कर दें। अब हमें शिकायत है स्मगलिंग की, और वो जो हम जो सी से आती उनकी चीज़ें और वापस स्मगल हो जाती हैं, इसका भी बहुत सारे मैकेनिज़्म हो सकते हैं। उसका टैक्स हम अगर कराची में वसूल कर लें तो ये बहुत सारा स्मगलिंग रुक जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ के पैसे वाले लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, उनका अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हम बढ़ा दें पाकिस्तान में, वहाँ वो सरमायाकारी करें, दीगर चीज़ें करें और लीगल वे में करें, इलीगल ना करें, उसका कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए इन चीज़ों को करेंगे। और तीसरी बात ये कि हमें वहाँ के मीडिया पे भी तवज्जो देनी है, जैसे कि इंडिया दे रहा है। ये अफ़गानिस्तान का पहलू हो गया। पाकिस्तान का पहलू, ये बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि इस जुर्म के अंदर पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हों। कैसे हमें शक है इस बात का? जब यहाँ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी तो कुछ लोगों ने ये कहा था, जिनका ताल्लुक़ PTI से था, आज से हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ लोगों ने कौमी परचम की तौहीन की थी, कुछ लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट जला दिए थे और फिर उनकी वीडियोस वायरल की थी। तो इनके अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है। और ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर बानी PTI नहीं तो हमारा क्या लेना देना पाकिस्तान से। तो ये बात भी मौजूद है। तो ये हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एलिमेंट अफ़गानिस्तान, और फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ उनके मामलात हैं तालिबान वगैरह के साथ, तो एन मुमकिन है कि कोई ऐसी शरारत भी हुई हो। तो इसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करके इसको पाकिस्तान के अंदर तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने की ज़रूरत है। और उस तरफ हिकमत के साथ उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं और चोर दरवाजे जो हैं उनको बंद करके लीगल दरवाजे शुरू करें। तो हमारी कॉमन चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं। सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है? हम तो मुसलमान भी अफ़गानिस्तान से आने वालों की वजह से हुए हैं, और बहुत सारे हमारे नस्ली रिश्ते उनके साथ मौजूद हैं। तो इन चीज़ों, कॉमन चीज़ों को उभार के इंडिया की इस तकनीक को शिकस्त दी जा सकती है। बहुत हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बात की है। नौशाद साहब, सर ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके पीछे सर आप क्या मुहर्रिकात देख रहे हैं? और पाकिस्तान ने अपना यकीनी तौर पे एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
देखिए नादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ मामला एहतजाज रिकॉर्ड कराने तक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को इस मामले को परसू करना पड़ेगा और उसके पीछे जिसे कह लीजिए कि दिन रात एक कर कर जल्द अज जल्द उन लोगों को कानून के कटहरे में लाकर मिसाल बनाया जाना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि देखिए, दुनिया भर में किसी भी मुल्क की पहचान दो तरह से हो सकती है, एक उसके नाम से और एक उसके परचम से। हम जब भी किसी दुनिया में किसी दूसरे मुल्क को देखते हैं तो हम या उसके नाम से देखते हैं या उसके परचम से देखते हैं। जब आप उस परचम की जो जिसे कह ले कि अगर उसकी कोई इंसल्ट करने की कोशिश करे तो वो हमारे लिए जो आम दुश्मन है उससे बहुत ज़्यादा सख्त दुश्मन कहलाएगा। तो ये जो जिस सारे मामले की तरफ तवज्जो दिलाई है डॉक्टर साहब ने कि ये सिर्फ मामला अफ़गानियों का नहीं है। अफ़गानियों के साथ हमने क्या नहीं किया, और आप ये देखिए कि अफ़गानियों ने हमारे साथ क्या नहीं किया। क्लाशनकोव कल्चर से लेकर हमारे गली मोहल्लों में ड्रग्स से लेकर स्मगलिंग, और स्मगलिंग के बाद ये सारा कुछ जो हम आज भुगत रहे हैं दहशतगर्दी की शक्ल में, ये किसका दिया हुआ है? ये किसकी वजह से हम भुगत रहे हैं? असल मामला ये है कि हम जो 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 डॉक्टर साहब ने कहा कि दीनी जो हमारी कॉमनैलिटी है वो अपनी जगह है, वो दुरुस्त है, वो होनी चाहिए, हमें बरादराना जज्बा भी रखना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हम सिर्फ बरादराना जज्बा रखें और कोई हमारी जो है ना वो सिर्फ जड़ें काटने पर बैठा हो? अगर भारत जो है वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है या अफगानियों को इस्तेमाल करता है तो अफगानियों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपने मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रेफरेंस दे रहे हैं या डॉलर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो ये उनका मसला है सोचना। अगर फर्ज कीजिए कि वो उनके एजेंट बनकर या उनके हाथों में खेलते हैं या किसी तीसरी कुव्वत, जो चाहे आलमी कुव्वतें हों चाहे वो जो कोई और फॉरेन कुव्वत हो, उनके हाथों में अगर वहाँ के नेशनल्स खेल रहे हैं तो ये वहाँ की हुकूमतों को चाहिए, चाहे वो तालिबान की अबूरी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, कि वो अपने मामलात को ठीक करें। लेकिन हम किसी सूरत में भी ये इस तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूंकि हमने पहले बहुत सारी जगहों पर हमने उनको मार्जिन दिया है, हमने उनकी जो जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, उसकी वजह से आज वो इस हद तक पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा एक वीडियो आई थी जिसमें पाकिस्तानी रुपए की जो है बेकदरी की और उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही थी। आपको याद होगा कि ये पासपोर्ट फाड़ने वाले जो हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। अब वो जो मामलात हैं कि ये जो हमारे यहाँ अफगानी नेशनल जो हैं, जो हमारे यहाँ आकर बसे और फिर उन्होंने यहाँ पर शादियाँ की और उनकी नस्लें जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू करती हैं, उन नस्लों का जो यहाँ से ताल्लुक़ है और उनके जो रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं उनको जो पजीराई मिलती है, वो जो रियासती जिसे कह लें कि अगेंस्ट जाते हैं रियासत के और ये प्रोपेगेंडा करते हैं और उसको यहाँ से जो पजीराई मिलती है उस पजीराई को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये ना किए जाने की वजह से ही ये जो एक ख़ास तरह का रीजन और एक ख़ास तरह की मेंटालिटी, आपने देखा होगा कि ख़ास जमात के जो रहनुमा हैं उनकी जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो आप देख लीजिए। अभी एक पुराने जो असम्बली के स्पीकर साहब जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे वो देखने और सोचने की ज़रूरत है कि ये अल्फाज क्यों अदा किए जाते हैं और ये कैसे तय हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान जो है अगर वो नहीं होगा वो रेड लाइन होगा और उसके लिए रियासत जो है वो जो है उसके आगे मोहताज कर दी जाए और उसको वो गिरवी रख ले और वो रेड लाइन के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत और उसके इदारों को जो है ना वो उनकी इंसल्ट भी करें, उन पे हमले भी करें। ये सरासर इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों पे कमज़ोरियाँ दिखाई गई हैं। बार बार मैं कहता हूँ वो रियासत जिसमें कानून की अमलदारी नहीं होगी, जिसमें लाइंस ड्रॉ नहीं की जाएंगी, ये कहीं पर कोई गैर कानूनी काम किसी सियासी अमल का हिस्सा नहीं हो सकता। सियासी अमल को जब आप गैर कानूनी काम के साथ उसको कंफ्यूज कर देंगे और सियासी मुफाहमत के नाम पे आप चोरों के साथ, क्रिमिनल के साथ और रियासत के कवानीन की धज्जियां उड़ाने वालों के साथ अगर कंफ्यूज कर देंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि आपके लिए ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। सो आज भी पाकिस्तान को बतौर रियासत उस कानून की अमलदारी यकीनी बनानी पड़ेगी जो इस आइन के तहत डिफाइन किए गए हैं और रियासत पाकिस्तान के कवानीन है। अगर उनकी अमलदारी को आप 100% श्योर नहीं करेंगे तो फिर यह होगा कि फिर वहां पर कोई उसको सियासी मुफाहमत के नाम पे, कोई ब्लैकमेलिंग के नाम पे, कोई मुज़ाकरात के नाम पे, कोई किसी और नाम पे ब्लैकमेल करता रहेगा और वो मौका उठाता रहेगा, वो रूम ले लेगा, वो स्पेस ले लेगा जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं।
सही है सजाद साहब। सर फिर सवाल वही पैदा होता है कि इस कदर एहसान फरामोशी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो 40-45 साल से लोगों को यहाँ पर बसाए हुए है, मेज़बानी की भरपूर फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। आप जानते हैं कि दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए हैं उनमें सबसे सर फहरिस्त इसी मुल्क के शहरी निकलते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की ये लोग साजिशें करते रहे। हमारी मईशत पर जिस तरह शनीला ने कहा कितना बड़ा बोझ ये लोग हैं, लेकिन उसका सिला पाकिस्तान को ये मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा नाज़िया, और साथ ही मेरे दोस्तों ने जो बात की इससे पहले, फ़ारूक आदिल साहब ने, शनीला साहबा ने और नौशाद साहब ने, हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान में डिवाइड के दोनों तरफ, एक तरफ वहाँ पे मजहबी वो हैं जहादी तालिबान, और दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान के लिबरल्स हैं, दोनों ही लिबरल्स जो हैं वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं जी कि पाकिस्तान ने इनकी जहादियों की मदद की है, और ये जो जिहादी हैं ये पाकिस्तान को ब्लेम करते रहते हैं कि हम कोई वेस्टर्न, पाकिस्तान कोई वेस्टर्न एजेंडा फॉलो कर रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमने तो 30-40 सालों से अपनी इकॉनमी बर्बाद कर दी अफ़गान मसले की वजह से। हमने यहाँ पे हुकूमतों का खाड़ पछाड़ होती रही अफ़गान इशू की वजह से। और ये जो फ़ारूक आदिल साहब ने अभी कहा ना कि अगर कोई स्मगलिंग का मसला है तो उसको भी हल किया जा सकता है, वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, तो भाई इससे ज़्यादा ख़तरनाक मसला दहशतगर्दी का है जिसको पाकिस्तान फेस कर रहा है। और उसके ऊपर पाकिस्तान ने कई दफ़ा अपने मुख्तलिफ़ तरह के वफूद भी तालिबान की नई गवर्नमेंट को की तरफ भेजे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। ये जो जर्मनी में वाक़या हुआ है, ये भी बदकिस्मती से अफ़गानी जो अपनी नाकामियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर थोपने की जो कोशिश करते हैं और आलमी साजिशों का हिस्सा बनते हैं, उसी का नतीजा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने झंडे के लिए, अपनी इंटेग्रिटी के लिए उसी तरह का रवैया नहीं अपनाएगा अफ़गानिस्तान के बारे में, जिस तरह का किसी भी, आपने देखें वो आपका एक होस्टाइल मुल्क बन चुका है आपके लिए। अगर इंडिया की बात करते हैं तो मुसलमान तो इंडिया में भी 20 करोड़ के करीब हैं, तो मुसलमान होने का जो इश्तराक है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमें अपनी धरती को डिफेंड करना है, जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी और पाकिस्तान की शनाख्तों को बचाना है, उसके लिए हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना ड्यूरल लाइन पे और ना ही उनकी किसी तरह की ये जो प्रो TTP पॉलिसी उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत फर्म एक्शन लेना चाहिए। ये इस वक्त हमारे ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने भी और कैबिनेट में ने भी जो फ़ैसला किया वो कमाल है। और हमारे इत्तफ़ाक़ ये है कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ़ और जो उनके रफ़क़ाए कार हैं वो भी अफ़गानिस्तान के बारे में उनकी बहुत क्लैरिटी है इस वक्त, और हमें इसी क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे बाबर गौर से? ज़रूरत पड़ गई है ना। जी जी। अच्छा देखिए, मैंने इब्तिदा से यहाँ से शुरू की थी कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर हम इसको अपनी आईडीज़ लगाते हैं जो सोशल मीडिया की होती है, जो भी उसको कहते हैं, तो ये एक अलामत है ना। बिल्कुल। तो ये हमारी अलामत है लोगों के सामने, दुनिया के सामने भी। बिल्कुल ऐसे। दूसरी ये कि हम टॉलरेट भी नहीं कर सकते। मैंने आगाज़ यहाँ से किया था। फिर मैंने बात ये की थी कि देखें, इंडिया अगर कोई काम कर रहा है, इंडिया कैसे काम कर रहा है, वो अपने पॉकेट्स बना रहा है, अपने हिमायती वहाँ से इकट्ठे कर रहा है, ठीक है। तो क्यों ना हम भी ये काम करें। बिल्कुल। 2 pronged स्ट्रेटजी होगी, बिल्कुल। ये भी होगा और वो भी होगा। ठीक है बाबर साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जो हुर्मत परचम मुहिम की जो खूबसूरत मुहिम है जिसका आगाज़ किया गया है, आपको नहीं लगता कि 25 करोड़ आवाम में से जो लोग भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं वो इस मुहिम को एक कौमी मुहिम बना के आगे आएँ और दुश्मनों को पैगाम दें कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, मुल्क की सलामती पे, परचम की हुर्मत पे किसी किस्म की कोई आँच बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अंदरूनी तौर पर जो भी इख्तलाफ है वो हमारा मसला है, वो हम सॉल्व करना जानते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और ये होना भी चाहिए। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ये आगाज़ किया था, उसके बाद आपने देखा कि कैबिनेट के जो जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी परचम के साथ जो है वो अपनी तस्वीर ली, और जो सोशल मीडिया पे जो भी उनके मीडियम हैं जितने भी हैं उसके ऊपर उसको शेयर भी किया है। अब बात यह है कि जो ये फ्रैंकफर्ट में जो वाक़या हुआ है ये अफसोसनाक वाक़या है, और इस तरह के जो वाक़यात हैं बहुत कम होते हैं। और ख़ासकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या USA है या चाइना है, जापान है,
ये ऐसे ममालिक हैं यहाँ पे कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और अभी आप एक्सेस इतनी आसान नहीं होती बाबर साहब, ये लोग अंदर भी चले गए और इतना कुछ कर लिया। जी हाँ, और Security दूसरा lapse ये वाली है कि situation देखें भी है। ये कभी सोच भी नहीं सकते ना कि कभी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि इन ममालिक में जो है कवानीन का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है। अभी आप जिस तरह आपने दफ्तर ख़ारजा की बात की है, जी। और यकीनन हमारी जो स्पोक्स पर्सन है और इसके साथ हमारे जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्टर साहब जो हैं डार साहब, उन्होंने यकीनन बात की होगी वहाँ पे जर्मनी में एम्बेसडर से भी बात की होगी, अपने जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की होगी। जी, जी। और अगर आप देखें कि जब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं तो ये एक वियना कन्वेंशन के तहत होता है कि जिसका भी वहाँ पे कौंसल जनरल होगा या एम्बेसी होगी, उसकी हिफाजत जो है वो उस मुल्क की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी कि जिम्मेदारी, अगर कुछ होगा तो वो उसके कवानीन के मुताबिक जो है उसको सज़ा दी जाएगी। अभी हम कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान, देखें अफ़गानिस्तान के तो आधे से ज़्यादा शहरी जो हैं वो या तो अमेरिका की नेशनलिटी ले चुके हैं या जर्मनी की नेशनलिटी ले चुके हैं या किसी और ममालिक, क्योंकि वहाँ पे जंग थी और जंग की वजह से जितना उन्होंने असाइलम उन्होंने अप्लाई की और वहाँ की उनको नेशनलिटीज़ मिल गई। अब देखिए जिन्होंने ये हमला किया है वहाँ पे जाके परचम की बेहुरमती की है और वहाँ पे अमले को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है, होना तो ये चाहिए कि वहाँ के कानून के मुताबिक, जर्मनी के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ FIR भी हो, वहाँ की हुकूमत जो है उनके खिलाफ एक्शन ले और उनको जो है उनकी नेशनलिटी भी कैंसिल करे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनका PR कार्ड वगैरह जो भी होता है उसको कैंसिल करे, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाली नस्लें ये याद रखें कि अगर इस मुल्क में कोई भी इस तरह का वाक़या होगा तो ये हुकूमत जो है वो यहाँ पे नहीं रहने देगी, फिर जाके ये जो है ये चीज़ें होंगी। हाँ, हम ये ज़रूर है कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, हम बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ये बात कर सकते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखें कि जो शहरी आपका अमेरिका का है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के पासपोर्ट भी जला दिए क्योंकि उन्होंने तो आना ही नहीं था। ये तो वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में दोबारा आना नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान से चले गए हैं, उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनके रिश्तेदार होंगे यहाँ पे, वो रिश्तेदार होंगे जिनको वो पूछते भी नहीं हैं। तो इसलिए अब जो इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं, मतलब जो ह्यूमन राइट्स की हैं और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर या इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम करती हैं और इसके साथ साथ वहाँ की हुकूमत, वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री, उनको ये देखना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हुआ कैसे, इसके पीछे मुहरकात क्या थे, ये क्या मैसेज देना चाहते थे दुनिया को कि अगर पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करते हैं तो पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारे जो देखें कि जिस तरह आपने भी कहा है, साहब ने कहा है, क्या अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टेट की या बात आती है कौम की या बात आती है किसी और चीज़ की तो हम तमाम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमारे जो ज़ाती इख्तलाफात हैं हम उनको भुला देते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परचम की जो हम हुर्मत परचम की जो मुहिम है ये कामयाब भी होगी। देखिए हर कोई पाकिस्तानी है, हर कोई ये नहीं है कि मुख्तलिफ वोटर्स हैं, किसी कोई PMLN को देता है वोट, कोई PTI को देता है, कोई सुन्नी इत्तेहाद को देता है, कोई मौलाना फजलुर रहमान को देता है, कोई MKM को वोट देता है, लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान की आती है 14 अगस्त अगला, वैसे भी अगला महीना जो है हमारा इंडिपेंडेंस का महीना है, तो अगले महीने में तो तमाम लोग परचम भी लगाएंगे, गाड़ियों पे भी लगाएंगे, बैचेस भी लगाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो हुर्मत परचम है ये अच्छा एक अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जो हमारी यकीनन हमारी जितनी भी इंतज़ामिया है और हमारा फॉरेन ऑफिस है उन्होंने यकीनन बात की होगी और इंटरनेशनली तौर पे भी जो दुनिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देखना चाहिए कि इस तरह के अगर वाक़यात जर्मनी में होते हैं तो फिर इस तरह का ये अगर सिलसिला चल गया तो कोई भी मिशन जो है वो दुनिया में महफूज नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाऊँगी। पीका एक्ट के हवाले से बात करेंगे जिसके तहत ट्रायल के लिए जो खुसूसी अदालतें हैं उनके क़याम के हवाले से SROs जारी कर दिया गया है और इसके तहत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के साथ ये खुसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। अगर दीगर सूबों की बात की जाए तो दीगर सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। मजीद इस हवाले से बात करते हैं। शनीला, मैं सबसे पहले आप ही से सवाल रखूंगी। पीका कानून के तहत खुसूसी अदालतों का क़याम क्या डिजिटल टेररिज्म की जानिब एक दुरुस्त कदम है आपके ख्याल में? देखें, जो डिजिटल टेररिज्म है या फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा जो फैलता है सोशल मीडिया के ज़रिए, उसने लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया हुआ है। अब जब और हमारे यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम के तहत हमने मुकदमा कहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है, उसको कैसे परसू करना होता है, और जो हमारी अदालतें उन पे ऑलरेडी मुकदमात का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, जिसकी वजह से अगर कोई वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है तो उसको आते आते इतनी बारी टाइम लग जाता है कि उतनी देर तक उस बंदे की जो होती है ना वो इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा किरदार कुशी हो चुकी हुई होती है।
जैसे आज ही की मैं मिसाल देती हूँ कि जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की अज़मा बुखारी साहब, उनके बारे में कल सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही नाजेबा किस्म की वीडियो जो थी वो सर्कुलेट कर रही थी। अब वो वीडियो जो थी वो एक मखसूस पार्टी की तरफ, जो पीपल्स PTI है उसकी तरफ से आई। उनके जो वर्कर्स थे, जो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स थे, उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि अज़मा बुखारी की एक वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है। उसके बाद वीडियो और पता भी चला कि वो वीडियो एडिटेड है। आज अज़मा बुखारी साहबा जब लाहौर हाई कोर्ट में गई, उन्होंने वहाँ पे मुकदमा भी किया, उनको अभी तक नहीं सुनवाई मिली। उन्होंने अदालत के बाहर खड़े होकर भी कहा कि हमें कोई नहीं सुन रहा और मैं इसको ज़रूर परसू करूँगी क्योंकि मेरी किरदार कुशी की गई है। इसी तरह एक और यूट्यूबर्स हैं, उनके ऊपर एक एंकर है फीमेल, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया क्योंकि उन्होंने अपना वीलॉग करते हुए उनके बारे में बड़े नाजेवा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये एक वतीरा बन चुका हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि आप जिसके चाहे किरदार कुशी शुरू कर दें, जिसके चाहे बारे में फेक न्यूज़ दे दें, प्रोपेगेंडा कर दें। हुकूमतों के बारे में भी होता है। और बात है कि जब आप एक फेक न्यूज़ देते हो तो उसकी आपकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ हमने देखी हुई है कि जिससे जो मुल्क तबाह करने वाली बात होती है कि ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ निकल के सामने आती है और फिर उसके बाद बाज डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो स्क्रीनशॉट लेके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब हद तक इज्जत का कानून लेके आए थे पंजाब वाले, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, वो जज साहब जो छुट्टियों के ऊपर चले गए। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी अदालतें कायम कर दी गई कि ताकि जो जिन लोगों के साथ ऐसे मसले होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, वो वहाँ पे जाएं। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। और ये जो पीका का कानून है, इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं, पूरी दुनिया में सब कुछ होता है कि आप किसी के बारे में गलत खबर नहीं दे सकते, आप किसी की किरदार कुशी नहीं कर सकते, झूठी खबरें नहीं दे सकते। हमारे बहुत से TV चैनल्स जो हैं उनको बरतानिया में जाकर उन्होंने जुर्माने अदा किए जो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में जो फेक खबरें दी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये अदालतें होनी चाहिए क्योंकि जो सच बोलेगा, जो सच के साथ अपनी खबर देगा, उसको कोई डर नहीं होगा। हर प्रोपेगेंडा करने वाले को, फेक न्यूज़ फैलाने वाले को इससे ज़रूर खतरा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो खुसूसी अदालतों की तश्कील की बात हो गई है, और आपको क्या लगता है कि इससे हम ये समझें कि वो शरपसंद अनासिर या वो बीमार जहनीत जो कि किरदार कुशी जो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है, उतनी आसानी से की जा रही है, अब उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग हो रहा है? बिल्कुल तंग हो रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शरीला की बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शरीला ने उसकी एक ज़रूरत ये बताई कि हमारी जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इस तरह की स्पेसिफिक कोर्ट्स की एक ज़रूरत और भी होती है। मसलन हमारे यहाँ लेबर कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ टैक्स कोर्ट्स हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ जो यानी शोबाजात होती हैं, शरीयत कोर्ट्स हैं, तो अलग अलग कोर्ट्स होती हैं। क्यों होती हैं? कि वो शोबा एक ख़ास नौयत रखता है, इस वजह से होती है। अब कानून बनते हैं। जब यहाँ टेलीग्राम एक ज़माने में होती थी, अब उसका कोई वजूद भी नहीं है। तो टेलीग्राम जब इदारा कायम हुआ तो उसके पीछे कानून साजी थी। उस कानून साजी के तहत अगर उसके ज़रिए कोई जुर्म हो सकता था तो उस जुर्म के सद्देबाब का तरीका भी मौजूद था कि जिसको नुकसान हो रहा है उससे इंसाफ कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से सोशल मीडिया और ये जो डिजिटल मीडिया है, ये एक नई दुनिया है। इस नई दुनिया के रेगुलेशंस के लिए एक तरफ कानून साजी होगी और एक तरफ जो उसके विक्टिम हैं उनको इंसाफ फराहम करने का ज़रिया मिलना चाहिए। ये एक बुनियादी बात हुई। दूसरी देखें, जो इस वक्त सोशल मीडिया है, इसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। मसलन सियासी, जो आप सियासत में अपने मुखालिफिन के साथ करते हैं, किरदार कुशी, जैसे आज अज़मा बुखारी का वाक़या सामने आया, और सिर्फ अज़मा बुखारी तो नहीं है, अज़मा बुखारी तो कोर्ट चली गई और उन्होंने फरियाद की, यूँ बात सामने आई। कितने लोग हैं और हज़ारों लोग हैं जिनकी किरदार कुशी होती है इसलिए कि वो आपसे इख्तलाफ करते हैं। ये दूसरा पहलू है। और इन दोनों पहलुओं से भी एक बड़ा पहलू है जिसका ताल्लुक दिफा से है। बिल्कुल, आप दिफा को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं इसके ज़रिए। तीसरा पहलू भी है, टेररिज्म करते हैं इससे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और पहलू ये है कि इसके ज़रिए डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं सार्फिन के साथ। जी। और लोग लाखों रुपए बटोर के ले जाते हैं, आपके बैंक तक रसाई हासिल कर लेते हैं, आपके असासों तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए आप कैसे लोगों को इंसाफ देंगे? इसके लिए स्पेशल कानून साजी होगी जो इस शोबे के मुताबिक उसको बनाया जाएगा, उस कानून साजी को। और दूसरे, उसके लिए ऐसे कवानीन होंगे जिनके तहत आप चीज़ों की
छान फटक करके मुजरिम को करार वाकई सजा दे सकते सकेंगे। हैं, बिल्कुल। आज तो ऐसा है कि आप कुछ भी किसी के बारे में कह दें, आपका कोई पूछता किसी नहीं। का हाथ रोकने वाला नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल तो ऐसा। उसकी बहुत ज़रूरत है। ये मुआशरा में आपसे अर्ज करूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया में एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, कल लोगों की अभी बल्कि हाँ 2-3 दिन पहले एक शहर में कोई 3-4 कत्ल हुए हैं इसकी वजह से। आप तो खाना जंगी के दहाने पे जा खड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर कुछ इंटरनल एक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स हैं। तो इन सब को एक तंजीम में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन इक़दामात की अशद ज़रूरत है। हाँ, ठीक है। मैं इसकी हिमायत करता हूँ कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सजाद साहब, सर डॉक्टर साहब ने बात की, अभी डिटेल से बताया हमें ये डिजिटल टेररिज्म के हवाले से। सर आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें हम अंदरूनी खलफिशार भी देख रहे हैं और बैरूनी भी, उसमें ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर, जब हमें यहाँ पर कोई देखिए पूछने वाला नहीं है, रेड लाइन कोई भी ड्रॉ नहीं हुई भी, जिसका जो दिल करता है वो बोलता है, और फिर ऐसे सहूलतकार भी जो बाहर से इसको सपोर्ट करते हैं अपने बयानी की तकवीत के लिए, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। रियासत मुखालिफ बयानियाँ बड़ी आसानी से बिला झिझक बना दिया जाता है। तो ये कितना ज़रूरी है सर कि इस बेलगाम घोड़े को लगामें डाली जाए? ये बहुत ज़रूरी है नाज़िया साहबा। आपने देखा कि सियासत में भी पिछले काफ़ी अरसे से, चंद सालों से एक लिमिट क्रॉस हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया तो बिल्कुल लिमिटलेस होके रह गया है ना। अब आप देखें, सिर्फ स्टेट पर ही हमला नहीं है, स्टेट पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत ही नहीं, दुनिया भर में रियासतों का एक एहतराम किया जाता है, लेकिन अब स्टेट पर सियासी तौर पे भी अटैक हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप देख लें लोगों की, और उनकी गुफ्तगू देख लें, और फिर वो उसी एजेंडे को जब सोशल मीडिया पे चलाते हैं तो वो उससे कहीं उसको और ज़्यादा उसमें मनफी मवाद भर दिया जाता है। तो इनको रोकना और लिमिट करना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है कि ये रेगुलेशन हो सोशल मीडिया की, क्योंकि आप देखें कि सिर्फ सियासत और रियासत ही इसका निशाना नहीं है, आपकी सोसाइटी भी इसका निशाना है। बहुत सारे जराइम जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहे हैं, और ये जो साइबर विंग बना था FIA में, वहाँ पे हमने देखा कि लोगों के साथ जो फ्रॉड्स हो रहे हैं और लोगों के साथ जो मुख्तलिफ़ तरह के ट्रैप, आजकल एक कहानी आ रही है हनी ट्रैप की, और लोगों को वर्गला के बुलाया जाता है और फिर लूट लिया जाता है। तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, और इसको अगर रेगुलेट ना किया जाता और ये अदालतें ना बनती तो हम बहुत ज़्यादा अपना सियासी तौर पे, रियासती तौर पे, समाजी तौर पे नुकसान कर बैठते। तो इससे ये होगा कि चीज़ों को एक दायरे में लाया जाएगा और कवानीन के मुताबिक फिर कार्रवाई हो सकेगी। तो मैं तो इसको वेलकम करता हूँ, और यकीनन जब एक खुली अदालत में मुकदमा होगा और दोनों तरफ के वकील पेश होंगे तो फिर किसी से क्या ज़्यादती हो सकती है। लेकिन इसके नतीजे में ये जो एक मॉन्स्टर बन चुका है सोशल मीडिया, इसको लगाम डाली जा सकेगी। लाइटर नोट से एक बात की इजाज़त है। जी देखिए, डॉक्टर साहब। सोशल मीडिया था जिस पर बैठकर एक ड्रामा लिखने वाले ने कहा कि लड़कियों को भी मर्दों को अगवा करना चाहिए, ये बात कही, और उसके बाद फिर वाकया हुआ। तो ये भी एक पहलू है उसका, बिल्कुल कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी, बड़ा सख्त कंट्रोल होने की ज़रूरत है। बाबर साहब ज़रा ये बताइएगा कि हम डिजिटल टेररिज्म की बात करें तो डिजिटल माहौल को खुशगवार रखने के लिए या उसको महफूज रखने के लिए हुकूमत ने जो टास्क लिया है अपने ज़िम्मे, ये किस कदर आपको मुश्किल नज़र आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिगाड़ काफ़ी ज़्यादा है और किसी भी हदूद क़यूद का ख्याल नहीं, जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि रेड लाइन क्रॉस की जा चुकी है। देखिए, रेगुलेट करना हुकूमतों के लिए कभी मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि हुकूमत जो होती है वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन जाहिर है हुकूमत को कवानीन और आइन के दरमियान रह के चीज़ें करनी होती है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। क्योंकि हुकूमत बहुत सी ऐसी चीज़ें करती है तो लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट उनके ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है, तो फिर हुकूमत के हाथ जो हैं वो बंद जाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें जो डिजिटल टेररिज्म की जो बात की जा रही है, जब ये टर्म निकली और इसको तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर शोर करना शुरू कर दिया, इसको मजाक बनाना शुरू कर दिया। आज आप देखें कि दुनिया जो है, पूरी ग्लोबल विलेज जो है, वो सारे का सारा जो काम है वो डिजिटल मीडियम पे हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जिस तरह शनीला ने बात की है कि यहाँ पे तो किसी के ख़िलाफ़ कोई जब बात कर दी जाती है तो उसको रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि आपने देखा है कि जो खबर आप दे देते हैं और जब उसकी तरदीद की जाती है तो कोई भी उसको नहीं देखता, लेकिन जब खबर आ जाती है या उसके खिलाफ वीलॉग कर देते हैं या कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं तो तमाम दुनिया देखना शुरू कर देती है, क्योंकि एकदम ये खबर आती है और उसके बाद ये फ्लैश आउट होती जाती है। अभी आप देखें कि हुकूमत ने आज भी मैं सुन रहा था अभी, तो आज स्टैंडिंग कमेटी का इजलास भी था इंफॉर्मेशन की का, तो उसमें भी आज मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम सेंटर फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो कायम करने जा रहे हैं, और जिसका मकसद ये होगा कि वो जो है तमाम डिजिटल जो मीडियम्स हैं उस पर नज़र रखेगा हुकूमत की तरफ से, उनको जो है वो देखेगा और फैसले करेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि जो अदालत है वो कायम कर दी गई है, अच्छी बात। देखिए अब डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए जो अदालतें हैं उनके लिए भी आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आईटी का एक्सपर्ट हो। देखें आप जजेस जो हैं हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, सारा सेटअप बना हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, ये क्रिमिनल के हैं या सिविल के हैं। अभी देखें ना ये तो नई चीज़ आई है, तो अब क्यों ना हुकूमत को ये करना चाहिए कि हुकूमत ये करे कि जो इस वक्त आईटी के एक्सपर्ट लोग हैं और जिनका है 20 से 25 साल एक्सपीरियंस है लोकल और इंटरनेशनल, उनको मुख्तलिफ जो जगह हैं जो खुसूसी अदालत उनका जज बना देना चाहिए। ये हुकूमत का प्रोग्रेटिव राइट भी है और हुकूमत ये कर भी सकती है। अगर ये कर लेंगे तो आप देखिएगा कि डिजिटल जो मीडिया के जो केसेस हैं उनका सलूशन बड़ी जल्दी आ जाए। ठीक है नौशाद साहब, सर आप क्या समझते हैं सर, खुसूसी अदालतों के कयाम से डिजिटल राइट्स की जो हम बात कर रहे हैं उससे सारिफीन को जो तहफ़्फ़ुज़ है, एक जो महफूज माहौल है वो मैसर आ सकेगा, क्योंकि सज़ा और जज़ा का तयन होना बड़ा ज़रूरी हो गया है सर इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अगर किसी चीज़ से मुतल्लिक किसी मसले के ऊपर अगर कोई मामला आपके कंट्रोल से बाहर है और अगर अदालत ही मौजूद नहीं है तो आप उसकी रेमेडी उस आम आदमी को कैसे दे सकते हैं? अब ये देखिए आपका कानून बना हुआ था, लेकिन चूंकि आपकी खुसूसी अदालतें कायम नहीं थी इसलिए आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा पा रहे थे। उसकी जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं जिनकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, उसके क्रिमिनल एरियाज़ हैं या दूसरे इन डेप्थ, ये अभी आईटी की बात हो रही थी कि ये सारा कुछ उससे जुड़ा हुआ, ये एक नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड चीज़ें हैं जिनका एक्सपीरियंस आम आदमी के पास नहीं होता या आम जज साहिबान के पास नहीं होता, आम अदालतें उसका फैसला कर नहीं सकती, तो इसलिए खुसूसी अदालतें कायम की गई हैं। ये जो गोरसी साहब ने दी है आपको तजवीज़ दी है, ये फ़र्ज़ करें मुमकिन ना भी हो पाए फौरी तौर पे, तो उनके साथ आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका साथ लेने का कोई बंदोबस्त कर देना चाहिए ताकि वो फैसले जो हैं वो शफाफ हो सकें और जो लोग वाक़यातन इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पर ये जो देखें अब हमारे यहाँ हर जगह ये आम बात हो रही है कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। इसकी बेस आज से कई साल पहले रख दी गई थी जब ये डिजिटली लोगों को ये इस तरह से आप बैकफुट पे ले जाते थे कि जो सच बात कर रहा है, जो हक बात कर रहा है, वो भी वो बात करने से डरता था क्योंकि उसके ऊपर जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स छोड़ दिए जाते थे, उसको उसकी अपनी डाल दी जाती थी और एक शरीफ आदमी जो है वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर झूठ का जो है ना वो मुकाबला भी नहीं कर पाता था क्योंकि उसके ऊपर एक यलगार कर दी जाती थी। तो उसको करते करते आज हम इस नहज को पहुंच गए हैं कि अब बाकायदा डिजिटल दहशतगर्दी हर तरफ हो रही है, हमें पता है, फिर क्राइम के मामलात भी बीच में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो इसलिए ये अदालतें ही हैं, खुसूसी अदालतें ही हैं जिनके जरिए आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बनेंगी, कुछ मामला। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब आपका, तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया अपनी आरा से आगाह करने के लिए। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए।